चलिए आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी जानते हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है छपाई की, यानी प्रिंट की। एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली इस चीज ने ज्ञान, शक्ति और समाज की पूरी बनावट को ही कैसे बदल दिया। आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां छपी हुई कोई चीज है ही नहीं। न कोई किताब, न अखबार, न कोई पोस्टर। हमारे चारों तरफ जो शब्द लिखे हैं वो सब गायब हो जाएं। ये सोचना भी कितना मुश्किल लगता है ना? लेकिन हजारों सालों तक यही असलियत थी। हर एक किताब को हाथ से एक एक शब्द करके कॉपी किया जाता था। सोचिए कितना वक्त और मेहनत लगती होगी। इसीलिए किताबें बहुत कीमती और दुर्लभ होती थीं और ज्ञान सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों जैसे कि पादरियों और अमीरों की पहुंच में था। तो फिर ये सब बदला कैसे? हमारी कहानी की शुरुआत यूरोप से नहीं बल्कि एशिया से होती है। जी हाँ, प्रिंट की टेक्नोलॉजी का जन्म पूरब में हुआ था। छपाई का जो सबसे पुराना तरीका था उसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं और ये चीन में लगभग 594 एडी में ही विकसित हो चुका था। फिर बौद्ध मिशनरियों के जरिए ये टेक्नोलॉजी जापान पहुंची और वहीं 868 एडी में दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब डायमंड सूत्र छापी गई। ये गुटेनबर्ग से सदियों पहले की बात है। और ऐसा नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ धार्मिक किताबों तक ही सीमित थी। जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, एक तरफ डायमंड सूत्र का पवित्र पन्ना है तो दूसरी तरफ जापानीज उकियो प्रिंट है, जो उस जमाने की शहरी जिंदगी, कलाकारों और चाय घरों की रंगीन दुनिया दिखाता है। इससे पता चलता है कि शुरुआती प्रिंट कितना विविध और जिंदा दिल था। यूरोप में प्रिंट के आने से बहुत पहले ही एशिया में एक मजबूत प्रिंट कल्चर तैयार हो चुका था। चीन में तो सरकार सिविल सर्विस की परीक्षाओं के लिए बड़े पैमाने पर किताबें छपवाती थीं, लेकिन जल्द ही आम लोगों के मनोरंजन के लिए भी कहानियां, कविताएं और नाटक छपने लगे। जापान में भी यही हाल था। वहां शिष्टाचार, खाना पकाने जैसी चीजों पर किताबें खूब छपती थीं और वो सस्ती भी थीं। अच्छा, तो अब कहानी का रुख मोड़ते हैं यूरोप की तरफ, जहां एक ऐसी तकनीकी छलांग लगने वाली थी जो इतिहास का पूरा रास्ता ही बदल देती। उस समय यूरोप में हालात बदल रहे थे। मार्को पोलो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आइडिया तो ले आए थे, लेकिन वो काफी नहीं था। यूनिवर्सिटीज और व्यापारियों के बीच किताबों की भूख तेजी से बढ़ रही थी और हाथ से नकल करने का पुराना तरीका इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। कुछ तेज और सस्ता चाहिए था। और यही मैदान में एंट्री होती है योहान गुटेनबर्ग की। वो पेशे से एक सुनार थे। उन्हें पत्थरों को पॉलिश करने और शीशे से अलग अलग तरह के सांचे बनाने में महारत हासिल थी। और यही हुनर उस आविष्कार की बुनियाद बना जिसने दुनिया को बदल दिया। और ये था वो आविष्कार, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने वाली मशीन से प्रेरणा लेकर प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और अपने सुनार वाले ज्ञान का इस्तेमाल करके अक्षरों के लिए धातु के टाइप बनाए। ये मशीन हाथ से नकल करने के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से तेज थी। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार का असर तुरंत और इतना जबरदस्त हुआ कि इसने एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन को जन्म दे दिया। इस क्रांति का पैमाना समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के सिर्फ 50 सालों के अंदर लगभग 2 करोड़ किताबें यूरोप के बाजारों में आ चुकी थीं। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला आंकड़ा था। और अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो रुकिए, 100 साल बाद 16वीं सदी में ये संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गई। ये एक ऐसा सूचना का विस्फोट था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इस स्लाइड में देखिए, इस क्रांति से पैदा हुई एक पूरी नई इंडस्ट्री की झलक। ये एक 16वीं सदी की प्रिंटिंग वर्कशॉप है। यहाँ कोई अक्षर जोड़ रहा है, कोई मशीन चला रहा है और कोई गलतियां जांच रहा है। सब कुछ एक ही छत के नीचे। प्रकाशन उद्योग यानी पब्लिशिंग इंडस्ट्री का जन्म हो चुका था। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर इसका समाज पर क्या असर पड़ा? प्रिंट ने लोगों के जानकारी हासिल करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल दिया। प्रिंट से पहले ज्ञान सुन के मिलता था। लोग इकट्ठा होते थे और कोई एक व्यक्ति उन्हें पढ़कर सुनाता था। लेकिन सस्ती किताबों ने एक नए पाठक वर्ग को जन्म दिया। अब लोग अकेले में चुपचाप पढ़ सकते थे, यानी एक सामूहिक अनुभव अब एक निजी अनुभव में बदल गया था। यूरोप में तो जैसे पढ़ने का एक जुनून सा छा गया। साक्षरता दर तेजी से बढ़ी और पब्लिशर्स ने हर तरह के पाठक के लिए
कुछ न कुछ छापना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए तस्वीरों वाली किताबें बनाई गई। न्यूटन और रूसो जैसे विचारकों के क्रांतिकारी विचार अब महलों और यूनिवर्सिटीज से निकलकर आम लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन हर शक्तिशाली चीज की तरह प्रिंट भी एक दो-धारी तलवार थी। ये सत्ता को बना भी सकती थी और गिरा भी सकती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक धर्म सुधारक ने कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा। प्रिंट की वजह से उनके विचार पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गए, जिसने ईसाई धर्म में एक ऐतिहासिक बंटवारा कर दिया। इस स्लाइड पर प्रिंट को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग विचार देखे जा सकते हैं। मार्टिन लूथर के लिए प्रिंट भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि इससे उनके विचार आम लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन इरास्मस जैसे दूसरे विद्वानों को डर था कि बिना किसी रोक टोक के छपने वाली किताबों का ये सैलाब समाज में अराजकता और अज्ञानता फैलाएगा। और इस डर को ये 16वीं सदी की तस्वीर बहुत अच्छे से दिखाती है। इसमें देखिए कैसे कंकाल प्रिंटिंग प्रेस पर कब्जा कर रहे हैं, मानो प्रिंट कोई वरदान नहीं बल्कि विनाश का एक साधन हो। ये उस गहरी चिंता को दिखाता है जो बहुत से लोगों के मन में इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर थी। प्रिंट का असर सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी राजनीतिक घटनाओं को भी हवा दी। इसने तर्क, आज़ादी और बराबरी जैसे विचारों को फैलाया। और जब एक ही भाषा में साहित्य छपने लगा तो लोगों में एक साझा पहचान की भावना पैदा हुई, जिसने राष्ट्रवाद की नींव रखी। तो जैसा हमने देखा, प्रिंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया, सत्ता को चुनौती दी और आज की मॉडर्न दुनिया को आकार दिया। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ जाता है। अगर उस दौर की क्रांतिकारी शक्ति प्रिंट थी, तो आज के हमारे दौर में वो शक्ति क्या है, इस पर सोचिएगा जरूर।